लाइफ मतलब लिविंग होता है एंड प्रोसेस मतलब इज कोई भी प्रक्रिया जो भी अकर कर रही है इनसाइड द सेल्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब सोर्सेस क्या है खाना ऑब्टेन करने का। या लेक होता है उसमें क्या जम जाती है, काई जैसी जम जाती है, ऊपर कुछ फ्लोट कर रहा होता है हरा हरा सा, दैट इज बेसिकली व्हाट, एल्गी। इन क्लास 10th you have to mention the reaction, this major reaction, it takes place within the photosynthesis reaction. Yes, the experiments, the famous experiments in which people or the kids majorly gets confused. Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform of Plus Learning. My name is Neelam Mehra and I will be your biology mentor for the entire session of class 10th. So in class 10th, in the discipline of biology, there are majorly 5 chapters that we have to cover on the basis of the board exam. So in each chapter we will be covering all the concepts, the difficult topics and the questions which come in the board exam related to those particular topics. And I am very much sure that you will be enjoying studying biology with me. Introduction से, तो introduction में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं about the लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो पूरा चैप्टर है उससे समझ में क्या आता है, लाइफ मतलब लिविंग होता है एंड प्रोसेस मतलब इज कोई भी प्रक्रिया जो भी अकर कर रही है इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस अकर कर रही है जिसकी वजह से सेल को लिविंग रखा जा रहा है, सेल अपने आप को सस्टेन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस अपने अंदर करता है। सबसे पहले तो इसमें आता है न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन आता है। न्यूट्रिशन एक टाइप का प्रोसेस है जहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से कैसे कोई भी फूड को ऑब्टेन कर रहा है और उस फूड का यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा रहा है, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सस्टेनिंग द लाइफ इन अ पर्टिकुलर सेल। देन कम्स respiration. Respiration is the second process. In respiration, as I have told earlier, what happens is जो भी खाना किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन किया है उस खाने को तोड़ के उससे एनर्जी का कैसे फॉर्मेशन करेंगे, दैट विल बी कंसिडरिंग अंडर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस वुड बी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो भी खाना खाया है, खाना खा के जो भी न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन हो रहा है बॉडी को, वो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाना जरूरी है। हर एक ऑर्गन को वो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, ग्लूकोज को ही तोड़ के एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो वो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन टू ऑर्गन ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट विल बी स्टडीइंग इन ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे, थ्रू ब्लड, मेजरली थ्रू ब्लड वी डू इट, इट इज being discussed under the process of transportation. Then comes excretion. Excretion is basically the removal of the metabolic waste. जो भी लाइफ प्रोसेसेस में जितनी भी प्रोसेसेस सेल के अंदर अकर कर रही है उस प्रोसेस की वजह से कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट अकर कर रहा है बॉडी में। अब बॉडी उस मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्यूमुलेट करके नहीं रखेगी, इट विल ट्राई टू एक्सक्रीट इट आउट और remove the waste from the body. So this is considered or discussed under this process of excretion. So process of removal of waste materials produced in the cell of the body is known as excretion. अब ये जितने भी प्रोसेस अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, चार प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑल दीज प्रोसेसेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप द लाइफ ऑफ द सेल। सेल को जीवित रखने के लिए ये सारे प्रोसेसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रोसेस इसमें से अगर हैम्पर हो जाता है तो सेल विल डाई। तो एक एक करके हम लोग इन सारे प्रोसेसेस को देखने वाले हैं। सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन हम लोग कैसे करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हाउ दे आर ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट, कौन सा सोर्स दे चूज टू ऑब्टेन द फूड, एंड मेजरली whatever the food the organism obtained from the environment, उसमें मेजर एलिमेंट जो होता है वो कार्बन का मेजर एलिमेंट होता है। तो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कैसे अपने एनवायरमेंट से कोई भी फूड मटेरियल को ऑब्टेन कर रहा है और उसको कहां कहां यूटिलाइज कर रहा है, दैट विल बी स्टडीइंग अंडर द न्यूट्रिशन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, जो भी खाना किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन किया है, द फूड इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो रोल ऑफ food obtained from surrounding,
तो सराउंडिंग से जो भी खाना किसी भी ऑर्गेनिज्म ने ऑब्टेन किया है उसको वो कहां कहां यूटिलाइज करने वाला है, दैट विल बी स्टडिंग। तो पहला रोल क्या हो सकता है फूड का, टू जनरेट एनर्जी। एनर्जी भी किस फॉर्म में जनरेट कर रहे हैं हम लोग, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी जनरेशन किया जाता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। सेकेंड ये कहां पे हो सकता है, सेकेंडली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल, इसके लिए भी the nutrition that we are obtaining from the surrounding it is being utilized. Other than that, और कहां पे फूड का यूज कर सकते हैं हम लोग, टू रिप्लेस द इंजर्ड सेल्स। जो इंजर्ड सेल है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेल जो इंजर हो गई या फिर ओल्ड हो गई है, उसको रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम द न्यू सेल्स। फ्रॉम द न्यू सेल्स it is also the role of the food that is being obtained from the surrounding by the organism. तो ये तीन मेजर रोल है किसके, खाने के, कहां पे खाने को यूटिलाइज किया जा रहा है बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये यूटिलाइजेशन के तीन मेजर खाने के रोल हो सकते हैं, कहां कहां खाने को यूज किया जा रहा है। पहला तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल, तीसरा टू रिप्लेस द इंजर्ड और द ओल्ड सेल फ्रॉम द न्यू वंस। सो अंडर न्यूट्रिशन विल बी स्टडिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अकर करते हैं इन ऑर्गेनिजम्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब सोर्सेस क्या हैं खाना ऑब्टेन करने का। तो पहला तो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा इज हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, ऑटो मतलब खुद से कर सकते हैं, दैट इज ऑटो पायलट में लगा दिया, या फिर मेरी ऑटोमोबाइल खुद से चलने वाली कार जिसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। किसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है इन नेचर, उनसे हम ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है बेसिकली, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ग्रीन प्लांट्स, तो सबको पता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। तो यहाँ पे जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिससे वो खाना बनाते हैं, दीज आर बेसिकली द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द वाटर व्हिच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो जो रूट्स होती है वो क्या करेंगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करती हैं फ्रॉम द सॉइल, और ये जो पानी मिल रहा है, पानी जा रहा है प्लांट के अंदर, वो थ्रू द सॉइल उनको मिलता है। बोथ ऑफ दीज आर व्हाट, simple inorganic materials. These inorganic materials are being converted into a complex organic form, which is basically the food of plants. So here, the food of the plant, that is the complex organic substance which is being produced from the simple inorganic material, it would be C6H12O6, which is glucose. This is the basic food of the plant. So glucose is the food that is being produced by the plant. So ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मेजरली द ग्रीन प्लांट्स, दे यूटिलाइज द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म टू प्रोड्यूस द फूड। अब यहाँ पे सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही नहीं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकते हैं, देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन एग्जांपल्स को हम लोग दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो दो मेजर कैटेगरीज है, एक तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इनको हमने किस बेसिस पे हमने सब डिविजन्स करके रखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। सब डिविजन्स इस बेसिस पे करके रखा हुआ है कि इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सिंस हमें ये पता है कि जो खाना बनाने का प्रोसेस है, ये है तो एक प्रोसेस ही, इसको क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ही, क्योंकि ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी ऑब्टेन कहां से हो रही है, उसके बेसिस पे हमने फर्दर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को दो सब डिविजन्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो क्या बोला मैंने अभी, autotrophic mode of nutrition is being subdivided into two major types. So autotrophic nutrition
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स किस बेसिस पे हमने कर रखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये एनर्जी का सोर्स ट्रू लाइट है तो उसको क्या बोला जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। एंड अगर ये लाइट का सॉरी दिस एनर्जी सोर्स, एनर्जी का सोर्स अगर क्या है, केमिकल्स है, तो उनको क्या बोला जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोला जाएगा। तो अगर हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो यहाँ पे फोटो का मतलब क्या है, लाइट एनर्जी। तो लाइट की एनर्जी की हेल्प से क्या बनाया जा रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कीमो ऑटोट्रॉफ्स के केस में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी की हेल्प से क्या करा जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है। तो यह केमिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर द फूड। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लाइट एनर्जी को यूज करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, कमिंग अंडर द फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल वुड बी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ग्रीन प्लांट्स, which is an obvious example, everybody knows it. Green plants through the process of photosynthesis अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके इस एनर्जी से अपना खाना बनाएंगे, which is majorly the glucose molecule which is being formed. सेकेंड इसमें क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरियाज आते हैं जिनको क्या बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है इनको। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया के अलावा भी इनका दूसरा नाम दिया जा रहा है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल रहे हैं, इसको एल्गे की कैटेगरी में भी डाल रहे हैं और बैक्टीरिया की कैटेगरी में भी डाल रहे हैं। दीज आर मेजरली टू डिफरेंट कैटेगरीज, लेकिन हम लोग इसको एल्गे भी बुला रहे हैं और बैक्टीरिया के नाम से भी बुला रहे हैं। क्यों ऐसा बुला रहे हैं, क्योंकि एल्गे की अगर हम लोग बात करें, एल्गे कोई भी ऐसा फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे पॉन्ड होता है या लेक होता है, उसमें क्या जम जाती है, काई जैसी जम जाती है, ऊपर कुछ फ्लोट कर रहा होता है हरा हरा सा, दैट इज बेसिकली व्हाट, एल्गी। So majorly these bacteria were present or floating on the surface of the fresh water, therefore they were named as algae. दिखने में ब्लू ग्रीन कलर के थे तो ब्लू ग्रीन एल्गे बोल दिया, लेकिन लेटर ऑन जब इनके सेल की स्टडी की गई थी, when the different scientists they studied about the cell of this particular organism, they found out that it belongs or it resembles to the cell of a typical bacteria. जैसे बैक्टीरिया का सेल होता है वैसे ही इसका भी सेल का स्ट्रक्चर होता है या फिर एनाटॉमी होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, साइनोबैक्टीरिया रख दिया। तो इसके दो मेजर नाम है, या तो साइनोबैक्टीरिया भी बुला सकते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, ये भी लाइट एनर्जी को कैप्चर करके या लाइट एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। इनके पास भी क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके खाना बनाने में हेल्प करता है। तो दिस इज अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गे, अनदर एग्जांपल ऑफ फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड वुड बी देयर there is a third example which is Euglena. Euglena is also a unicellular, it is a unicellular eukaryote. In this also Euglena basically follows two types of mode of nutrition. इसमें basically mixotrophic होता है, mixotrophic nutrition अगर करता है। mixotrophic मतलब in the presence of sunlight they will follow this photoautotrophic mode of nutrition, अपना खाना खुद ही बनाएंगे लाइट एनर्जी से। लेकिन अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो सनलाइट के एब्सेंस के समय पे दे विल बी बिहेविंग लाइक हीटेरोट्रॉफ्स, हीटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं और ऑटोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव करेंगे। ऑटोट्रॉफ्स की तरह कब बिहेव करेंगे, जब लाइट इज प्रेजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बेसिकली। तो हियर वी विल बी राइटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, लाइट एनर्जी की हेल्प से खाना बना रहे हैं। और अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, दे बेसिकली बिहेव लाइक हीटेरोट्रॉफ्स। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें आकर करता है, लेकिन वन ऑफ द एग्जांपल जो हम लोग कंसीडर करेंगे अंडर द फोटोऑटोट्रॉफ। So these are the three major example of phototropic organism. Coming to the chemoautotrophic organism. कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। अब ये केमिकल एनर्जी मिल कहां से रही है, किसी केमिकल से मिलेगी ऑब्वियसली। ये जो केमिकल्स हैं ये सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी केमिकल
जिसको यूज करके, उसको तोड़ के उसकी एनर्जी से खाना बनाया जा रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? केमिकल्स कुड बी सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो इन केमिकल्स को तोड़ के क्या किया जा रहा है? खाना बनाया जा रहा है। इसमें एग्जांपल्स हमारे क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स वुड बी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। So these are a type of bacteria which basically utilize sulfur from the surrounding, break it, and the energy that is obtained from the breakage of the sulfur, that energy is being utilized to prepare the food. So this is the example of chemoautotrophs. So now you have understood. We have covered the first mode of nutrition, that is autotrophic mode of nutrition, जिसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना रहा है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी खाना बनाने के लिए दो मेजर कैटेगरीज में ऑटोट्रॉफ्स को डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज फोटोऑटोट्रॉफिक, सेकंड वन इज कीमोऑटोट्रॉफिक। एग्जांपल्स आर मेंशन्ड हियर। नाउ कमिंग टू द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हीटरोट्रॉफ्स। सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हमारे? हीटरोट्रॉफ्स। हीटरो का मतलब ही है अदर्स, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। ये खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। तो organisms cannot make or synthesize its own food from the simple inorganic material। जैसे यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जा रहा था, दैट इज फूड बनाया जा रहा था, वहां पर ऐसा नहीं कर सकते वो। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे इसके सब टाइप्स क्या हो जाएंगे? पहला तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे अंडर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकंड वुड बी सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तीन टाइप के न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला अगर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो होलो का मतलब क्या होता है? होलो मींस होल, द एंटायर फूड, द एंटायर फूड इज बीइंग इंजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। और जो भी खाना अंदर इंजेस्ट किया जा रहा है, इट इज बीइंग डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी इटसेल्फ। तो क्या क्या चीजें हो रही है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में? सबसे पहले तो कंजम्पशन, ठीक है, जो पूरा खाना है इट इज टोटली बीइंग कंज्यूम्ड व्हिच इज नोन एज इंजेशन। तो इंजेशन का प्रोसेस अगर कर रहा है, फर्स्ट इज इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। फर्स्ट इज इंजेशन ऑफ द एंटायर फूड, द होल फूड इज बीइंग इंजेस्टेड इनसाइड। सेकंड इज डाइजेशन, सेकंड क्या अगर कर रहा है यहाँ पे? डाइजेशन की प्रोसेस अगर कर रही है। थर्ड वुड बी व्हाट? थर्ड वुड बी अब्जॉर्प्शन। यहीं पर क्या हो रहा है? अंदर ही, बॉडी के अंदर ही अब्जॉर्प्शन भी अकर कर रहा है। तो इंजेशन, the whole food is being taken inside, then that food is being digested inside the body and then absorbed inside the body itself. So this basically takes place inside the, or it is basically mode of nutrition for holozoic. So holozoic organisms could be, the examples could be, we can divide the organisms into three major categories. एनिमल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीन मेजर कैटेगरी में हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? एनिमल्स के केस की हम लोग बात कर रहे हैं। एनिमल्स में सब डिविजन्स वुड बी, एक तो हर्बीवोर्स, फर्स्ट वुड बी हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स में हमारे क्या आ जाएंगे? ऑल द कैटल्स, तो काउ, गोट, बुफेलो, all these cattle will be coming under herbivore organisms and they are following which mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition. Entire food is being taken inside, then digested inside and absorbed within the body. Second, it would be carnivores. Second हमारे क्या है? Carnivores. Carnivores meaning the flesh eating animals. इसमें basically क्या आ जाएंगे? Lion, tiger, leopard, all these organisms which are dependent on flesh for the nutrition. Third इसमें हमारे क्या आ जाएंगे? Third would be omnivores. Third would be omnivores. Omnivores में हमारे cat, dog and humans would be considered under omnivore organisms, which also follow which kind of mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition. Other than these animals, there are certain unicellular organisms which follow Holozoic mode of nutrition. तो unicellular organisms में हमारे क्या आ जाएंगे? Amoeba. First one is amoeba and the second one is paramecium. In your NCERT, about both of these organisms, these unicellular organisms, their nutrition is being given briefly and we will be studying about these only. So amoeba and
Paramecium, unicellular organisms follow which type of mode of nutrition? Holozoic mode of nutrition. तो ये हमारा इसमें हो गया. Then we'll be coming to the saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of nutrition की बात करें तो sapro मतलब क्या होता है? Phyte मतलब feeding. They are feeding on some other organisms. बेसिकली यहाँ पे अदर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? सैप्रोफाइट मतलब डेड एंड डीके मैटर पे होते हैं. बेसिकली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है. कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है, कोई पेड़ का पत्ती टूट गया है जो ड्राई हो गई है, जो पूरा लिटर मैटर है, जो पूरा डेड मैटर है या डीकेइंग मैटर है, सड़ा गला चीज, उस पे दे आर डिपेंडेंट फॉर द न्यूट्रिशन. अब होता क्या है, जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में the food is being taken inside, the whole food is being taken inside and it is being digested inside the body itself. It is being absorbed also within the body itself. Here these things doesn't happen. It doesn't happen like holozoic mode of nutrition. पहला तो ये dead and decay matter पे dependent है for nutrition. दूसरी चीज क्या है, जो भी खाना बाहर प्रेजेंट है उस खाने को ये बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं. कैसे बाहर डाइजेस्ट करेंगे? The chemicals which is present inside the body, they releases that chemical. केमिकल बाहर रिलीज करेंगे. वो केमिकल क्या करेंगे, जो भी इनका न्यूट्रिशन है या फूड है उसको तोड़ेगा इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स. तो ब्रेकेज ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स और दैट फूड मटेरियल विल टेक प्लेस. तो डाइजेशन बाहर ही अकर कर रहा है. जब डाइजेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर फूड का, दैट फूड इज देन बीइंग इंजेस्टेड और टेकन इनसाइड एंड अब्सॉर्ब्ड. तो अब्सॉर्प्शन तो अंदर हो रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन डाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर अकर कर रहा है. कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. Apart from that, the digestion takes place outside the body and absorption within the body. यहाँ पे examples क्या हो जाएंगे? All the decomposers, जितने सारे decomposers हैं, they are basically what kind of organisms? Saprophytic organisms. जो saprophytic mode of nutrition को follow करते हैं, those organisms are known as saprophytes. Those organisms are known as saprophytes. So saprophytes के major examples would be the decomposers. All the decomposers will be considered under saprophytes. तो decomposers के दो मेजर टाइप्स होते हैं. decomposers में दो चीजें आ जाती हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स. एक तो हमारा फंगस हो जाते हैं, फंजाई, एंड दूसरा इज बैक्टीरिया. तो फंजाई की अगर हम लोग बात करें तो फंजाई में हमारे एक तो ब्रेड मोल्ड आ जाता है. जब बहुत दिनों तक ब्रेड को हम लोग ऐसे ही रख देते हैं तो ब्रेड में फंगस लग जाती है. दैट फंगस इज बेसिकली व्हाट? ब्रेड मोल्ड, जिसको और दूसरा नाम क्या दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी? इट इज नोन एज राइजोपस. तो बोलते हैं राइजोपस. सेकंड वुड बी द यीस्ट. यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई. यीस्ट क्या है? एक टाइप का यूनिसेलुलर फंजाई है. मशरूम इज आल्सो वन ऑफ द फंजाई जो हम लोग खाते हैं यूजुअली इन लाइक डेली न्यूट्रिशन के लिए. हम लोग मशरूम भी वन ऑफ द फूड आइटम दैट वी इंक्लूड इन आवर फूड. इट इज वेरी हेल्दी. तो मशरूम भी इज अ काइंड ऑफ सैप्रोफाइट, बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फंगस, किंगडम फंगस. ठीक है. Next would be the bacteria. Bacteria के केस में example is E. coli. So all these organisms come under the category of saprophytes, which are basically the decomposers, and these basically depend upon the dead and decay matter for nutrition. Lastly, we are coming to the parasitic mode of nutrition. अब parasitic mode of nutrition, parasites क्या करते हैं? Parasites basically एक host को ढूंढेंगे और उसी पे dependent रहते हैं for the nutrition. So these are the organisms which derive nutrition from the another living organism. किसी और living organism से ये nutrition derive करते हैं. And those organisms are known as host, their host. Some parasites have two hosts. किसी किसी parasite के पास दो host होते हैं. जैसे malaria causing जो parasite है, इसको plasmodium बोला जाता है. Malaria causing parasite, it is a kind of protozoa. Plasmodium, it has two major hosts. कौन कौन से host होते हैं? एक तो मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जिसके थ्रू मलेरिया फैलता है. इट इज बेसिकली द वेक्टर जो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को. एंड दूसरा होता है हमारा ह्यूमन बींग्स. तो दो होस्ट होते हैं इनके पास. तो पैरासाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन विच आर नोन एज द होस्ट. और ये जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ होस्ट बनाते हैं, जिनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे कॉज हार्म टू दैट पर्टिकुलर होस्ट. हार्म तो कॉज करेंगे लेकिन उनको मारेंगे नहीं. अगर द होस्ट वुड बी डेड, देन द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म विल आल्सो डाई. सो दे डोंट किल देयर होस्ट बट दे कॉज हार्म टू देम. सो यहाँ पे अगर पैरासाइट की बात करें तो दो टाइप के पैरासाइट हो सकते हैं. एक तो एंडो पैरासाइट हो सकता है. एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम कर रहा है. और दूसरा हमारा हो सकता है एक्सो पैरासाइट.
सेकेंड इज एक्सोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर ऐसा पैरासाइट की तरह काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स इसमें क्या हो जाएंगे, लाइस, लीच, टेपवर्म एंड there could be one other example that is Ascaris. One of the other example is Ascaris. So all these are animal form of parasites जहाँ पे lice are basically the जुए जो बालों पे या फिर सर पे जो जुए लग जाते हैं, these are known as lice. तो lice कैसे nutrition obtain करते हैं from the scalp? जो भी blood vessels present रहती है head में, सर पे जो भी blood vessels present रहती है, they basically suck the blood out of those blood vessels present on head. तो इस तरह से ये nutrition obtain करते हैं। लाइस हो गया, लीच हो गया, बारिशों में बहुत ज्यादा लीच देखने को मिलता है, जूम करके बोलते हैं उसको। फिर है टेपवर्म। टेपवर्म आर बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। कभी कभी बोलते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े लग गए हैं, वो कीड़े बेसिकली टेपवर्म ही है, जो पेट में एज इन रहते हैं, वहां से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एंड देन कम द एस्कैरिस। एस्कैरिस फॉर एस्कैरिस, दे बेसिकली लिव इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर लाइक कभी कभी कोई पेशेंट्स आते हैं जिनको बहुत ज्यादा लाइक वर्म्स उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब कट करके देखते हैं, दैट ट्यूब व्हेन इट इज बीइंग कट, देयर आर लॉट ऑफ insects which comes out, there are lot of worms which comes out of that. Ascaris are basically the round one and tapeworm is basically the flat worm. And then comes the Cuscuta. Cuscuta is a plant and it behaves like a parasite. Cuscuta को हिंदी में क्या बोलते हैं, अमर बेल बोला जाता है तो ये एक प्लांट, लेकिन यूजुअली प्लांट किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, लेकिन ये किस टाइप के प्लांट है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहे हैं। तो दीज Cuscuta, it basically depended on other plants for nutrition. तो ये खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? Because they basically lack chlorophyll A pigment. Generally इनके पास जो green pigment, chlorophyll pigment होती है वो absent होती है। इसकी वजह से they cannot prepare their own food. And since they lack this pigment, their color is also they are yellowish, pale yellow color के होते हैं। pale yellow color. pale yellow color भी क्यों है? क्योंकि chlorophyll pigment ही नहीं present है। So in exam it won't be coming like straight away they'll be asking about the mode of nutrition. They'll be asking the examples, and on the basis of those examples you have to explain which mode of nutrition these particular organisms follow and उस mode of nutrition में actual में होता कैसे है। So this particular topic we have discussed. Coming to the next slide. Next slide पे आते हैं हम। Next slide क्या बता रही है? About the न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में कैसे हम लोग प्लांट्स कैसे खाना बनाता है। सबसे पहले तो हमने ये जान लिया दैट ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दे फॉलो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द प्रोसेस थ्रू व्हिच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड इट इज अ वेरी मेजर प्रोसेस व्हिच विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। एंड एग्जाम में सिर्फ ये नहीं कि डेफिनेशन लिख के आ गया, अभी तक जितना भी करते आ रहे छोटी क्लासेस में, इन क्लास 10th you have to mention the reaction. This major reaction it takes place within the photosynthesis reaction. तो इस रिएक्शन को पहले तो लिखना है एंड देन इस रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इस रिएक्शन का मतलब क्या है एक्चुअल में। तो कमिंग टू द ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक पेज लेते हैं हम लोग, रिएक्शन लिखते हैं। बैलेंस रिएक्शन इज 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight denoted by H nu. This is the Planck's constant, this is the frequency. So chlorophyll pigment, majorly chlorophyll A pigment की presence में क्या होता है? This is being converted into, this is a simpler form of inorganic compound. This simpler inorganic compound is being converted into complex form of organic material which is C6H12O6. This is basically the glucose molecule which is prepared or made as a food in case of plants. This is the food material which is being produced. Apart from this, some byproducts are being released out. This is oxygen, 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water is being released out. So these are being released out in form of byproducts. So here coming to the reaction, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहां से मिल रही है? It is they basically get this carbon dioxide from the atmosphere. So atmosphere से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, water कहां से आ रहा है? Water is coming from the soil to the roots. तो अब होता क्या है? रिएक्शन तो हमने लिख दिया, अब रिएक्शन का मतलब क्या, बन कैसे रहा है ये, तो वो समझने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, वाटर हमें सॉइल से मिल गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब
सनलाइट इसमें पड़ती है तो होता क्या है, द क्लोरोफिल पिगमेंट इट बेसिकली डज व्हाट, इट कैप्चर्स दिस सनलाइट। इस सनलाइट को कैप्चर करके क्लोरोफिल पिगमेंट अंदर ही प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, light energy is being captured, it is being converted into the chemical form of energy. The chemical form of energy would be ATP. So ATP की हेल्प से क्या होगा, ATP की हेल्प से सबसे पहले इस पानी को तोड़ा जाएगा। The energy which is being produced from the light, it is being utilized to break the water. तो breakage of water, जहां पर भी break का वर्ड का यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है। क्या हो रही है, लाइसिस अकर कर रही है। इन बायोलॉजिकल टर्म इसको क्या बोलते हैं, लाइसिस अकर करना। और सिंस सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसको क्या बोल देंगे, फोटोलाइसिस बोल देंगे। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वाटर को जब तोड़ा जाता है तो वाटर किसमें टूटेगा, एक तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे एंड सेकंड ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड। दिस इज द मेजर ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है बाय प्रोडक्ट, वो यही ऑक्सीजन है जो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से हो रहा है या वाटर की लाइसिस की वजह से हो रहा है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर दिया जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू द स्मॉल टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ व्हिच इज नोन एज स्टोमेटा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जो हमारे लिए एज एन ऑर्गेनिजम्स लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे लिए ऑक्सीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वी ब्रीथ इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, लेकिन इसको ऐसे ही एज अ बाय प्रोडक्ट या फिर वेस्ट की तरह रिमूव कर दिया बाय द प्लांट ने इसको रिमूव कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर होगा क्या, since oxygen is being released as a byproduct, बच हमारे पास क्या गया है, हाइड्रोजन। ठीक है, H+ आयंस बच गए हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है, it will basically do what, it will react with this carbon dioxide. When this hydrogen molecule will react with carbon dioxide, it will basically reduction of carbon dioxide will take place. Now what is this reduction, how you are saying that reduction is taking place? So in chemistry, like in your class, you would have studied about the redox reaction in chemistry. There is a concept known as redox reaction. Redox reaction में क्या होता है, redox का मतलब क्या होता है, इसमें दोनों processes involved है, reduction as well as oxidation. तो reduction का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर दे तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। एक तरह से रिडक्शन इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा रिडक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाय एडिंग हाइड्रोजन। किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऐड कर दे तो भी उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है। Once the reduction of carbon dioxide takes place, it gets converted into a hydrocarbon. Hydrogen plus carbon known as hydrocarbon. So this hydrocarbon is basically what here? The food which is being produced, that is the glucose molecule, C6H12O6. So this is the major reaction which is taking place in the process of photosynthesis. तो यहाँ पे स्लाइड में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है अबाउट फोटोसिंथेसिस। पहले तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर own food, therefore known as autotrophic. Major raw materials क्या है, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll pigment. These are the raw materials that is being used for the process of photosynthesis. And lastly, the product which is being formed or the food which is being formed out of this raw material is the glucose molecule, C6H12O6. So these are the raw materials. This is the major reaction which you have to write in exam. These are the byproducts which are being formed, released out of the plant. It would be released in the form of vapors. Water would be removed. The excess water which is being produced, it is being removed in the form of vapors, and oxygen is being removed as a byproduct from the stomata. So, एग्जाम में जो मेजर क्वेश्चन आएगा वो पूछेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमें डेफिनेशन के साथ साथ रिएक्शन के साथ साथ हमें इसकी क्या क्या लिखनी पड़ेगी, मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रोसेस या फर्स्ट स्टेप which takes place in photosynthesis is absorption of light energy by the chlorophyll. जो chlorophyll pigment present है in green part of the plant, that is the leaf, वहां पे क्या present है, chlorophyll pigment present है। ये chlorophyll pigment क्या करते हैं, light sun की जो energy होती है, light energy, it is being captured by these chlorophyll pigment. Majorly the chlorophyll pigment A absorbs the sunlight. Then ये chlorophyll pigment क्या करेगा, light energy को capture करेगा, trap करेगा, then इस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा इनटू द केमिकल एनर्जी। द केमिकल एनर्जी व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इज द एटीपी। एटीपी के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
ये chemical energy is being utilized to split the water. Water की splitting होती है, which is known as photolysis of water takes place. So water molecules is being splitted into hydrogen and oxygen as a byproduct which is being removed. So hydrogen and oxygen is being produced due to the splitting of water. Third would be, तीसरा क्या होगा mechanism में? Third step is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन बच गया है, ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट की तरह रिमूव हो गया फ्रॉम द लीफ सरफेस थ्रू द टाइनी पोर्स नोन एज स्टोमेटा. जो बच गया हमारे पास हाइड्रोजन, इट विल रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड reduce the carbon dioxide into carbohydrate. That is the hydrocarbon which is being produced. Here the carbohydrate would be C6H12O6, that is the glucose ka molecule. So this is the major reaction mechanism we have discussed, the raw materials which is required that is being discussed, and the definition. So if the question comes about the photosynthesis, all these things you have to mention in the paper. Then comes site of photosynthesis. Photosynthesis actual में अकर कहाँ पे कर रही है? तो एक पर्टिकुलर सेल है लीफ के अंदर भी. लीफ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स. अब प्लांट सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं? मेजरली जो फोटोसिंथेसिस अकर करती है, it basically occurs due to the green colored pigment, that is the chlorophyll pigment. This chlorophyll pigment is present inside the organelle inside the plant cell which is known as chloroplast. So chloroplast के अंदर ही these green pigments are present. So chlorophyll is present in the green colored organelle. Since chlorophyll की वजह से ही chloroplast का कलर कैसा है? ग्रीन कलर का है. Called the chloroplast. Inside the plant cell, the leaves are green because they contain the chloroplast. तो लीफ का कलर ग्रीन किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से. क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट. एंड द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज इन विच दीज क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट. ज्यादा अमाउंट में कौन से टाइप के टिश्यूज में, प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट ऑर्गेनली प्रेजेंट रहते हैं? दीज टिश्यूज आर नोन एज मीसोफिल टिश्यू. तो मीसोफिल टिश्यू के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं? अबंडेंट अमाउंट में. अबंडेंट अमाउंट में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है. मोस्टली अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो टिश्यूज, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज, इसमें ज्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा. इट वुड बी मीसोफिल टिश्यू. देन विल बी कमिंग टू द स्टोमेटा. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू दैट during the process of photosynthesis, the byproducts which are being formed are the water, excess amount of water, and the oxygen. So both of these molecules are being released from the tiny pores present on the leaf surface, that is known as stomata. So water, excess water कैसे जाएगा? Soil से जो भी पानी plant ने लिया है from the like soil, the roots, they absorb the water and minerals. The minerals are basically dissolved in the water itself. तो पानी और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब किया है किसने? रूट ने, एंड इसको पहुंचाया टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. उसमें से जो पानी बच गया है, द एक्सेस वाटर, इट इज बीइंग रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड दिस इज बीइंग रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा इटसेल्फ थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली. तो होगा कैसे? पहली बात तो ये जो हमारे स्टोमेटा है, स्मॉल टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं. अब ये हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसको देखने के लिए भी हमें क्या चाहिए? वी एक्चुअली रिक्वायर माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बिना ये देख ही नहीं सकते हम इन टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर को. तो ये हमारी एक लीफ हो गई है. लीफ में स्मॉल पोर आर प्रेजेंट, टाइनी पोर्स. दीज आर बेसिकली नोन एज स्टोमेटा, एंड दीज स्टोमेटल पोर्स आर मेजरली इन्वॉल्व्ड इन टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस. एक तो एक्सचेंज ऑफ गैस अकर करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैस. इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या होता है? यूजुअली हमारे केस में एक्सचेंज ऑफ गैस जो अकर करती है उसमें हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं. लेकिन इनके केस में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड आउट एज अ बाय प्रोडक्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी टेकन इनसाइड थ्रू द स्टोमेटा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट? Exchange of gas. Apart from exchange of gas, what other things takes place? Other process is the transpiration. The water is being removed. Excess water is being removed in the form of vapors through these tiny pores. This process is known as transpiration. The process is known as transpiration. So both of these important processes are being conducted by the small pores
और द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। अब सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो दीज स्टोमेटा शुड बी प्रोटेक्टेड, नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? अब होता क्या है कि ये जो स्टोमेटा होता है इसके सराउंडिंग में इसको सराउंड करती है कुछ cells. These cells are basically known as guard cells. These guard cells protect or surround the stomata and help in opening and closing of these stomatal pore. ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? These basically look like kidney bean like structure होता है इनका. Structure is basically like kidney bean. जो राजमा के दाने होते हैं उनके जैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो गार्ड सेल की अगर हम लोग बात करें तो गार्ड सेल का काम क्या है? Since stomata is performing two major important functions of exchange of gases and transpiration, so the stomata needs to be protected with the help of a cell surrounding the stomatal pore, which is known as the guard cell. And these guard cells, along with the protection of the stomatal pore, it also helps in opening and closing of the stomatal pore. Opening and closing में भी help करेगा। हर समय पे अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर रिलीज हो रहा है उसके अलावा जो वाटर रिक्वायर्ड है प्लांट को वो भी रिलीज आउट हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? वाटर लॉस आकर करेगा इनसाइड द प्लांट्स। प्लांट्स में अगर वाटर लॉस होगा तो प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो फॉर दैट closing of the stomata is also required, which is the important function performed by the guard cell. Now how these guard cells help in opening and closing of the stomata, that we have to consider or discuss. Okay, so let us discuss it. तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? This is the, let's suppose this is a guard cell. Okay, guard cell में अभी ये guard cell कैसे हैं? किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर इनका है, ऊपर से ही कैसे हैं? These are basically in closed form, shrink होके रखे हुए हैं अभी। तो यहाँ पे जो pore present है, this is known as the stomatal pore. This is the stomatal pore, and this case one, in this case one, the stomatal pore is in closed form. So stomata is closed. Here the stomata is closed. Stomata close होके रखा हुआ है और क्या है? गार्ड सेल्स इसको सराउंड किए हुए हैं। अब होगा क्या? अगर बाहर सराउंडिंग में बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी प्रेजेंट है तो ये वाटर क्या करेगा? अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। When the water tries to move inside, the process through which the water moves inside, it is known as endo, मतलब अंदर, osmosis. Osmosis मतलब movement of solvent. Here the solvent is water. So अंदर की साइड पानी का मूवमेंट हो रहा है, this process is known as endoosmosis. तो सराउंडिंग में जो बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है वो अंदर को मूव करने की कोशिश करेगा थ्रू द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल क्या करेगा? इस केस में गार्ड सेल विल स्वेल, GC that is the guard cell will swell. जब ये स्वेल हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? इनकी स्वेलिंग की वजह से द स्टोमेटल पोर इट विल गेट ओपन। तो ये रहे हमारे गार्ड सेल जो कि हट्टे कट्टे से मोटे से हो गए, खुल गया है और इन्होंने क्या खोल दिया है? द ओपनिंग दैट इज द stomatal pore. This stomatal pore will get open. Stomatal pore gets open. ठीक है, तो stomatal pore खुल गया। जब stomatal pore खुल जाएगा तो पानी सारा हमारा अंदर ऐसे मूव कर गया है। ठीक है, पानी सब अंदर चला गया। तो this is the case 2 of stomata is open. तो यहाँ पे stomata हमारा ओपन अप हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया है? गार्ड सेल ने क्लोज स्टोमेटा को ओपन फॉर्म ऑफ स्टोमेटा में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है? अब गार्ड सेल इस ओपन फॉर्म ऑफ स्टोमेटा से कैसे इसको कन्वर्ट करेगा इनटू द क्लोज फॉर्म ऑफ स्टोमेटा। तो अब क्या होगा? सपोज हम लोग यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड केस लेते हैं जहां पे हमने क्या लेके रखा हुआ है? जो हमारा स्टोमेटा है इट इज ओपन, गार्ड सेल्स हमारे स्वेल होके रखे हुए हैं। दिस इज द ओपन स्टोमेटा। स्टोमेटा यहाँ पे कैसा है? हमारा खुला हुआ है अभी। तो क्या होगा? जो अब क्या करना है? बहुत ज्यादा सनलाइट प्रेजेंट है, स्कॉचिंग हीट प्रेजेंट है आउटसाइड, तो उसकी वजह से क्या होगा? पानी का लॉस होने लगेगा। तो इतना पानी लॉस ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? द वाटर शुडंट बी कमिंग आउट ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा को क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी ताकि क्या ना हो, ताकि जब हम लोग स्टोमेटा को ओपन अप करेंगे, स्टोमेटा बहुत देर से खुला हुआ है, जब स्टोमेटा बहुत देर से खुला हुआ है तो पानी का लॉस होने लगेगा। पानी का लॉस मतलब एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा?
एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस से पानी वुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द स्टोमेटा। तो हमें क्या करना है, स्टोमेटा को बंद करने की जरूरत है। तो गार्ड सेल्स इस समय पे क्या करेंगे, सिंस द वाटर इज बीइंग coming out of this stomatal pore through the process of exoosmosis, these guard cells will shrink. guard cells क्या हो जाएंगी, shrink हो जाएंगी। once the guard cell gets shrink, तो ये क्या कर लेंगी, जो stomatal pore है इसको बंद कर देंगी। stomatal pore will get closed। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, closed stomata। the closed stomata would be formed। since closed stomata बन गया, अब क्या है, इस तरह से गार्ड सेल क्या करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में हेल्प करती है। वंस द स्टोमेटा इज क्लोज्ड, नाउ फर्दर लॉस ऑफ वाटर विल बी प्रिवेंटेड। So guard cells helps in the opening and closing of the stomata in this way. So coming back to the slide की तरफ हम लोग मूव करते हुए देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स, कैसे एंटर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे स्टोमेटा के थ्रू ही एंटर करता है। दीज आर बेसिकली द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। वाटर की अगर बात करें तो वाटर इज बीइंग टेकन अप बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, जिसमें डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, ये वाटर के साथ ही प्रेजेंट रहते हैं, जो रूट्स के थ्रू अब्सॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस प्लांट में तो हमने डिस्कस कर दिया कि जो फूड बन रहा है ग्लूकोज, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो भी ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट में बन रहा है इन द क्लोरोप्लास्ट, वो जो खाना है ग्लूकोज को, वो उसको स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। दिस स्टार्च इज बीइंग स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द plant, a type of organelle known as plastid, that to amyloplast। तो स्टार्च कहां पे स्टोर किया जाता है, अमाइलोप्लास्ट में स्टोर किया जाता है। अमाइलोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, किस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनेल को बिलोंग करता है, ल्यूकोप्लास्ट। तो अगर हम लोग देखें ऑर्गेनेली प्लास्टिड की जब बात करते हैं, दीज आर ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो ये ऑर्गेनेली के दो मेजर टाइप्स होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, व्हाइल ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस बिकॉज इसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है। ल्यूकोप्लास्ट का ही सब टाइप हमारा क्या है, अमाइलोप्लास्ट, और इसी अमाइलोप्लास्ट में द स्टार्च इज बीइंग स्टोर्ड। तो प्लांट्स का केस तो हमने देख लिया कि प्लांट्स में कैसे स्टोर होता है। प्लांट्स में जो फूड होता है, इट इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, व्हाइल इन केस ऑफ एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, द फूड इज बीइंग स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ glycogen, and this glycogen molecule is being stored in two major organelles। first one is the liver। liver में बहुत टाइम के लिए the glucose is being stored in the form of glycogen, while muscles जो होती हैं, muscles में भी glycogen के फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है। लेकिन once we start doing the physical activity, एक्सरसाइज कर लिया या रनिंग पे चले गए, जॉगिंग पे चले गए, या फिर माउंटेन चढ़ रहे, तो उस समय पे मसल्स में जितनी भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, the food which is being stored in the form of glycogen, it is being immediately utilized, while liver meat is being stored for the longer period of time। So this complete nutrition in plants we have covered। Coming to the next topic हमारा क्या आता है, next topic है हमारा, yes, the experiments, the famous experiments in which people or the kids majorly gets confused। The first one is the variegated leaf experiment। अब इस variegated leaf experiment में हो क्या रहा है, एम क्या है हमारा इस एक्सपेरिमेंट का, हमें क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट में स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्टार्च का फॉर्मेशन उसी पार्ट ऑफ द प्लांट में होगा जहां पे क्या प्रेजेंट है, जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। और क्लोरोफिल पिगमेंट जहां पर भी जिस भी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट रहेगा, लीव्स में बेसिकली प्रेजेंट रहेगा, वो पार्ट ऑफ द प्लांट और द लीफ का जो कलर होगा, दैट वुड बी व्हाट, ग्रीन इन कलर। तो कलर क्या होगा, ग्रीन। किस वजह से है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से द कलर ऑफ द लीफ इज ग्रीन इन कलर। तो वेरीगेटेड लीफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वेरीगेटेड लीफ क्या होता है, वेरीगेटेड लीफ एक टाइप ऑफ लीफ है जिसमें पैचेस में मतलब बहुत सारे पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। पैचेस कैसे, कुछ पैचेस ऐसा होगा जो पेल येलो कलर का होगा, कुछ होगा ग्रीनिश कलर का होगा। पेल येलो वाला जो पार्ट है उस पर्टिकुलर लीफ का, वो किस वजह से, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट है। और जो ग्रीनिश पार्ट है वो बेसिकली इस वजह से क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, किस टाइप का लीफ है, ये वेरीगेटेड लीफ है। अब करना क्या है, हमें इस वेरीगेटेड लीफ को लेना है और इसको क्या कर देना है, बॉइलिंग वाटर में डाल देना है।
जब बॉइलिंग वाटर में वेरीगेटेड लीफ को हम लोग डाल देंगे तो उस वजह से क्या होगा, पानी में क्यों डाल रहे हैं, इतने बॉइलिंग खौलते हुए पानी में लीफ को डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिंस आयोडीन को हमें डालना है किसके अंदर, उसको रिएक्ट कराना है किसके अंदर, किससे, स्टार्च से रिएक्ट करना है। जब आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करता है तो ब्लैक ब्लू कलर देता है या ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। उसी से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में स्टार्च प्रेजेंट है, और वो स्टार्च कहाँ पे है एक्चुअल में, स्टोर्ड इनसाइड द लीफ। लीफ के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जहाँ क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, वहीं पर क्या बन रहा है, स्टार्च भी बन रहा है। तो हमें क्या करना है, उस ऑर्गेनली के अंदर तक पहुंचाना है आयोडीन को। तो आयोडीन जब पेनिट्रेट करेगा तो यूजुअली जो प्लांट सेल होता है, इट इज वेरी हार्ड, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो हमें उस सेल को सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए, सेल को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में लीफ को डाल देंगे। जब बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉफ्ट हो जाएगी, और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो सकता है, आयोडीन पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसीलिए हमने क्या डाला है, फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला, बॉइलिंग वाटर में इसलिए डाला ताकि जो सेल्स है, प्लांट की सेल्स है, वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि आयोडीन इजीली पेनिट्रेट कर जाए और स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लैक ब्लू कलर दे दे। दूसरा हमारा क्या है, वंस लाइक बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद सेल हमारी सॉफ्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दैट लीफ वुड बी देन डिप्ड इनसाइड द बॉइलिंग अल्कोहल, तो अल्कोहल के अंदर डाल देंगे। अल्कोहल की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब क्यों इसको लीफ को अल्कोहल के अंदर डाला जा रहा है, अल्कोहल की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अल्कोहल क्या करेगा, अल्कोहल बेसिकली जो क्लोरोफिल पिगमेंट है इसको डिसॉल्व कर देगा। क्योंकि अगर हम लोग ग्रीन कलर के प्लांट में आयोडीन जब डालेंगे तो उससे ग्रीन कलर में तो हमें दिखने वाला नहीं है ब्लू ब्लैक कलर, उसके लिए हमें कैसा चाहिए, इसको बिल्कुल ही कलरलेस होना चाहिए। तो कलरलेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल में दिस लीफ वुड बी डिप्ड, जिसकी वजह से क्लोरोफिल जो पिगमेंट है इट वुड बी डिसॉल्व्ड बाय द अल्कोहल। क्लोरोफिल पिगमेंट अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो पूरा का पूरा लीफ कैसा हो जाएगा, पेल येलो व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा बेसिकली। वंस इट इज कलरलेस, तो आयोडीन सोल्यूशन में जब हम लोग इस लीफ को डिप करेंगे तो इसका कलर क्या आ जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। जहां पर भी स्टार्च का फॉर्मेशन होकर रखा है वहां पे ब्लू ब्लैक कलर हमें देखने को मिलेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकलता है, स्टार्च इज प्रेजेंट एट द ग्रीन साइड्स ओनली, प्रूविंग क्लोरोफिल इज द एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, जहां पर भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उसकी वजह से ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट, उसी में स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, और वहीं पर जब आयोडीन जा रहा है तो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके किस कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लू ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट हमें वहीं मिलेगा जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि क्लोरोफिल इज एन एसेंशियल raw material for the process of photosynthesis in plants. This is the conclusion of this particular experiment. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंट में यहाँ हमें कुछ डायग्राम्स देखने को मिल रहे हैं। दिस इज द एक्स बेल जार एंड दिस इज द वाई बेल जार। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्स बेल जार में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमने एक पेट्री डिश में जो पॉटेड प्लांट है, हेल्दी पॉटेड प्लांट लेके रखा हुआ है, और उसके साथ यहाँ पे क्या रख दिया है, क्लोज्ड जार में एक पेट्री डिश में हमने KOH रख दिया है। क्या रख दिया है यहाँ पे, कौन सा केमिकल है ये, दिस इज बेसिकली व्हाट, KOH। KOH इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो भी एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, CO2 इज प्रेजेंट, ठीक है। ये सारे CO2 के साथ ये क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। CO2 इज अ वीक बेस, तो KOH दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल रिएक्ट विद द वीक बेस, वीक एसिड दैट इज carbon dioxide, and after reaction all the carbon dioxide which is present in the environment it would be consumed or reacted with the KOH. While in the other case Y वाले बेल जार में हमने कुछ ऐसा केमिकल नहीं लेके रखा हुआ, KOH हमने नहीं लिया है, बस एक पॉटेड प्लांट लेके रखा हुआ है। and now we'll be seeing how the result differentiate or different types of result is being obtained in both the type of plants. तो हमने क्या किया, जो X वाला बेल जार है उसमें से हमने क्या लिया, पॉटेड प्लांट में से लीफ ले लिया और उसको क्या किया हमने, उसको हमने डिप किया फॉर द स्टार्च टेस्ट। हमने क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन में डिप किया, तो हमें क्या नहीं देखने को मिला, हमें ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला। इस केस में हमें कोई ब्लू ब्लैक कलर देखने को नहीं मिला, नो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड, ठीक है, नो ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म्ड। तो ये किस वजह से, ये क्या दे रहा है, किस टाइप का टेस्ट दे रहा है, नेगेटिव आयोडीन टेस्ट दे रहा है, ये नेगेटिव आयोडीन टेस्ट। सेकंड वन इज द वाई वाला, दिस वाई वाला बेल जार, इसमें क्या हो रहा है,
इसका जब हमने क्या लिया, इसका जब हमने लीफ लिया और इसको डिप किया हमने आयोडीन सोल्यूशन में, इट वाज गिविंग पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। ये कैसा दे रहा था, पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट दे रहा था। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है, लीव्स में स्टार्च का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था इट इज बीइंग रिएक्टेड विद KOH एंड CO2 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है तो स्टार्च का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए किस टाइप का टेस्ट दे रहा है, आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पर इट इज गिविंग no blue black color is being formed, it is giving negative iodine test, while this one is giving positive iodine test because इसके एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर द टू एक्सपेरिमेंट्स जो कि बुक में भी देख रखी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में, जिसका मैंने लाइक ब्रीफ में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ these reactions basically occur and what is the conclusion of the experiment, एम क्या लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल्स है उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स। तो अब जब हमने इतना कवर अप कर लिया, इतने टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। पहला तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो अभी अभी जब हम लोग पीछे चलेंगे स्लाइड में तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या पढ़ के आ रहे हैं, photosynthesis is a process by which plants prepare their own food from the raw materials carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll pigment to produce the complex organic compound as a food, that is glucose, जिसका molecular formula क्या है, C6H12O6। So this is the definition of photosynthesis. Next, coming to the second part of this particular question, which says identify the organelle and the organs where it occurs। अब कौन से ऑर्गेनली में अकर कर रहा है फोटोसिंथेसिस, अभी हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। कौन सा ऑर्गेनली होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनली इन विच chlorophyll pigment is present where the photosynthesis process basically takes place, ठीक है। एंड द ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स क्या होंगे, ऑर्गन्स वुड बी द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या क्या हो सकता है, एक तो हमारा क्या होगा, लीव्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है ग्रीन कलर की होती है। दूसरा यंग स्टेम भी होता है, जब प्लांट इज इन यंग फॉर्म उस केस में यंग स्टेम भी ग्रीन कलर का होता है, उसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस यूजिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी बैलेंस्ड इक्वेशन हमने क्या की थी, डिस्कस की थी। बैलेंस्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, 6 molecules of carbon dioxide plus 12 molecule of H2O in the presence of sunlight and chlorophyll pigment A, it will lead to the production of C6H12O6, that is the glucose ka molecule which is being produced in the form of food, plus the oxygen which is being released in the form of byproduct and the excess amount of water molecule. This is also 6 molecules of both of these compound, ठीक है। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। देन क्या है, take the source of the oxygen released during this process। अब जब बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन बन रहा है हमारा, दिस बाय प्रोडक्ट, ये किसके थ्रू रिलीज हो रहा है, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स व्हिच इज नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये रिलीज होगा। तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन। सेकंड पार्ट, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द photosynthesis and what would be the expected observation and conclusion। तो कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया था रिगार्डिंग द जो KOH वाला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो KOH वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या ले रहे थे, 2 बेल जार्स लिए थे हमने। उसमें क्या किया था, एक में हमने पॉटेड प्लांट में केमिकल रख दिया था ऑन अ पेट्री डिश व्हिच इज KOH, जिसकी वजह से क्या होता है, सारा जो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था it reacted with KOH and environment में कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से the first bell jar, that is the X1, it was giving negative iodine test, while the other one it was giving the positive iodine test because no KOH was present and environment में कार्बन डाइऑक्साइड was present in sufficient amount। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऑब्जर्वेशंस तो हमने ये देख ली थी। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ही स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, तो ही ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, तो ही पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। सो हियर वी एंड आवर फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर
लाइफ प्रोसेस का पहला लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. These questions have come in your CBSE 2021, 22, 23 and 24 paper also. तो हल्के में नहीं लेना है इन क्वेश्चंस को. These questions need to be done. अपनी कॉपी में अलग से ये क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. कमिंग बैक टू द लेक्चर, फिर देखो अपने आप को, देखो कि कहाँ पे तुमने मिस्टेक्स की है. तुम जो जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो, वो डायरेक्शन सही है कि गलत है. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, एंड आई होप कि इस लेक्चर से आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी. हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द कंटिन्यूएशन में इसके चलेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम, एंड द न्यूट्रिशन व्हिच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स. So thank you very much for being a patient listener.